Good morning everyone, I am Akanksha Kandia and today I am going to take chapter Government and the Budget of Economics of Senior Secondary Class NIOS। आज हम गवर्नमेंट और उसके बजट को समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ बजट। बजट होता क्या है। आपने अपने फैमिली में भी देखा होगा, घर में भी देखा होगा। पेरेंट्स एक जनरली एक बजट बना के चलते हैं। मदर एक कैलकुलेशन करती है कि सैलरी आएगी तो कहाँ कहाँ खर्चे करना है, और एक स्टेटमेंट टाइप का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइप का बना के रखते हैं कि कहाँ से आमदनी आ रही है और कहाँ खर्चे होना है। तो इसका जो स्टेटमेंट होता है वो कहलाता है बजट, और वो हमेशा एक्सपेक्टेड होता है। बजट सैलरी और इनकम और एक्सपेंडिचर होने के पहले हम लोग एक रफली बना के चलते हैं। कभी कभी दिमाग में बना के चलते हैं, कभी कभी हैंड रिटन बना के चलते हैं, कभी कभी हिसाब की कॉपीज़ बना के चलते हैं, देखा होगा घर में। तो उसी को कहते हैं बजट बनाना। सरकार भी कंट्री का खर्चा चलाने के लिए क्या बनाती है? बजट बनाती है। और ये कैसे बनाती है वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो सबसे पहले तो बजट, गवर्नमेंट बजट होता क्या है, इसको सिंपल डेफिनेशन अगर हम समझें कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट बजट, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट होता है, एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट कह सकते हैं। गवर्नमेंट बजट इज अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या किसके द्वारा बनाया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा। तो प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। और किस पे बनाया जाता है? ऑन एक्सपेक्टेड public expenditure and public revenue। during a financial year, ठीक है। अब फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, कब से शुरू होता है, किसी को पता है? 1 अप्रैल से हर साल फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। जैसे ये फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा 1 अप्रैल 2020 से कब तक के चलेगा? ये 31 मार्च 2021। तो ये कहलाता है फाइनेंशियल ईयर, जो पूरे 12 महीने चलता है और 1 अप्रैल से शुरू होके 31 मार्च तक के जनरली अकाउंटिंग ईयर सभी ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, गवर्नमेंट का होता है। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे, मतलब इसमें गवर्नमेंट क्या है, ये बजट बनाती है, ये सोचती है कि हमारे पास कितनी आमदनी यानी रेवेन्यू होगी और कितना खर्चा होगा एक्सपेक्टेड आने वाले साल में। तो इसका एक स्टेटमेंट बना लेती है जिसे बोलते हैं बजट। अब ये बजट का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम समझेंगे, और ये बहुत आसानी से अगर आप ये डायग्राम बना लेते हैं तो बहुत इजीली आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ बजट में सबसे पहले गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होती है, इसको हम बोल सकते हैं रेवेन्यू, और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो अब रेवेन्यू यानी इनकम, गवर्नमेंट की रेवेन्यू किससे होती है? कोई बताएगा रेवेन्यू किससे होती है? गवर्नमेंट को कहाँ से आमदनी मिलती है? तो 2 तरीके से आमदनी होती है गवर्नमेंट की। एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है और एक कैपिटल रिसिप्ट होती है। ठीक है। इसको भी 2 भागों में बांट लेंगे हम। रेवेन्यू, इसको रेवेन्यू नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे रिसिप्ट्स। ओके। स्ट्रक्चर ऑफ बजट में हम इसको सबसे पहले रिसिप्ट्स यानी जो हमारे पास
इनकम हो रही है। और ये रिसिप्ट दो टाइप की होगी, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या चीज़ होती है? रेवेन्यू मतलब जहाँ पे इनकम, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड करंट इनकम्स ऑफ गवर्नमेंट विच नाइदर क्रिएट लायबिलिटीज नॉर एनी रिडक्शन ऑफ असेट, जिसमें गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई असेट डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, ना लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, ऐसे रेवेन्यूज़ को बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट में आपका आता है टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो इसका रेवेन्यू रिसिप्ट्स में अगेन दो पार्ट है, टैक्सेस से गवर्नमेंट को इनकम होती है जो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, अब टैक्स रेवेन्यू क्या चीज़ होती है? ऑब्वियसली जो आप लोग टैक्सेस पे करते हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, वो सारा किसका हिस्सा है? टैक्स रेवेन्यू का। तो टैक्स रेवेन्यू में अगेन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टैक्सेस, आप कंज्यूमर हो, आपको या आप सैलरी क्लास में हो, एक आप इनकम अर्न कर रहे हो साल की, तो उस पे से डायरेक्टली आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा हर साल। ठीक है, तो ये जो टैक्स है वो जो डायरेक्टली जो पर्सन पे पड़ता है उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सारे जो टैक्सेस हैं वो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। इनकम टैक्स एक्सेट्रा डाल दीजिए। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? जो डायरेक्टली नहीं पे करने पड़ते हैं। जैसे आप सामान खरीदने गए, सामान में आपको जीएसटी लगता है, सामान में आपको वैट लगता है, कस्टम ड्यूटी लगती है, तो ये जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो आप जो प्रोडक्ट्स पे देते हो वो सारे टैक्सेस क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसका एक एग्जाम्पल आप जीएसटी लिख सकते हो। तो ये आपका रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है? गवर्नमेंट को केवल टैक्सेस से ही इनकम नहीं होती है, गवर्नमेंट को और भी दूसरी चीज़ों से इनकम होती है, जैसे टैक्स के अलावा जो फाइन चार्ज करते हैं, ठीक है, और फीस जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चार्ज करती है, एजुकेशन फीस, ये हो गया, फिर फाइन हो गया, फिर लाइसेंस फीस हो गई। तो जितनी भी टाइप की फीसेस हैं वो नॉन टैक्स में आ जाती हैं। फीस एंड फाइन्स, इसमें आप इसको लिख सकते हैं फीस एंड फाइन्स। ठीक है, ये फीस एंड फाइन्स नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। सेकंड आपका रिसिप्ट में आता है कैपिटल रिसिप्ट। अब जैसे रेवेन्यू में कहीं कुछ गवर्नमेंट का कम नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट को मिल रहा है, ठीक है, तो उसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है कि कैपिटल रिसिप्ट्स आर रिसिप्ट्स दोज रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच आइदर क्रिएट लायबिलिटी और कॉज एनी रिडक्शन ऑफ असेट। या तो उसमें कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, पैसा तो आ रहा है लेकिन उस पैसे को वापस भी लौटाना है, तो वो एक लायबिलिटी है। जैसे गवर्नमेंट ने किसी दूसरी कंट्री से बोरोइंग कर ली है, तो ये आपकी बोरोइंग्स हो गई। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, बोरोइंग, ये बोरोइंग से पैसा आ गया, फिर रिकवरी ऑफ लोन्स, कहीं पे किसी को लोन दिया था, कोई बैंक्स या किसी को भी कंट्रीज़ को लोन दिया था, तो वो उसका रिकवरी हो गई, तो भी पैसा आ रहा है। तो ये क्या है? ये कैपिटल रिसिप्ट में आ गया। और डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है? डिसइन्वेस्टमेंट होता है सिक्योरिटीज़ को बेचना। गवर्नमेंट कई बार अपनी सिक्योरिटीज़ को पब्लिक में बेचती है पैसा अर्न करने के लिए।
तो ये जो कहलाता है रीसेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो दोनों तरीके से पैसे आ रहे हैं, लेकिन इसमें पैसे को वापस भी लौटाना है और इसीलिए इसको कैपिटल रिसिप्ट में डाला गया है। इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट में इनकम आ रही है और इसमें कहीं कोई नुकसान गवर्नमेंट को नहीं हो रहा है, कोई लायबिलिटी नहीं है, इसीलिए वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाई जाती है। अब दूसरा पार्ट होता है गवर्नमेंट खर्चा किस किस चीज़ पे करती है। तो खर्चे में भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, बेसिकली 4 टाइप्स के एक्सपेंडिचर करती है। सबसे पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्लान्ड अनप्लान्ड। ठीक है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड अनप्लान्ड। ये सब खर्चे गवर्नमेंट को इनकम हुई। अब गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा करेगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या चीज़ होती है? When government incurs expenditure to create assets such as school and hospital, roads, bridges, or reduce its liability such as repayment of loan, such expenditure is known as capital expenditure. तो यहाँ पे क्या होता है कि assets increase होते हैं, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जितने भी खर्चे आपके रोड एंड रेलवेज और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल, रोड्स का कंस्ट्रक्शन होना, फ्लाईओवर्स बनना, स्कूल्स बनाना, ठीक है, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सारे खर्चे जिस पे होते हैं वो कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लायबिलिटी नहीं बढ़ रही, यहाँ पे असेट बन रहा है, तो व्हेन द एसेट इंक्रीजेस इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इंकर्स एक्सपेंडिचर दैट नाइदर क्रिएट्स एनी असेट नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी। इस रेवेन्यू, जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट थे कि उसमें कोई लायबिलिटी नहीं देना पड़ रही थी, कोई पैसा वापस नहीं करना पड़ रहा था, वैसे ही इस एक्सपेंडिचर में भी कहीं कोई लायबिलिटी नहीं अराइज होती है। खर्चे तो होते हैं लेकिन लायबिलिटीज़ नहीं होती। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स जो हैं उनकी सैलरी को देना, या जितने भी सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। देन मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, जो भी मेंटेनेंस वाला वर्क होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पार्क्स, स्कूल्स, कॉलेजेस। अब यहाँ देखिए, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल बनाए गए हैं और यहाँ पे उनका खर्चा उठाया गया है मेंटेनेंस पर, तो मेंटेनेंस वाला पार्ट रेवेन्यू माना जाएगा, क्योंकि मेंटेन्ड रखेंगे तो उससे रेवेन्यू आएगा, इसीलिए उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा हो रहा है, एक असेट बन रहा है नया, इसीलिए उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। ठीक है, इसी तरह गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर को प्लान्ड एक्सपेंडिचर, अनप्लान्ड में भी रखा है। अब प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या चीज़ होती है? ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो चीज़ पहले से प्लान कर ली जाए कि हम इन कामों के लिए हमें प्लान एक्सपेंडिचर करना है। तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर में जनरली क्या आता है, 5 ईयर प्लान्स वाले एक्सपेंडिचर ऑन 5 ईयर प्लान्स, जो पहले से बने हुए हैं। 5 ईयर प्लान्स बेसिकली इसका है। अब अनप्लान्ड किसे कहेंगे? अनप्लान्ड कैसे हो सकता है कोई भी खर्चा? अनप्लान्ड होता है जब कोई इमरजेंसी आती है, ठीक है, और आपको खर्चा करना पड़ जाता है, जैसे कई चीज़ों पे जो अनप्लान्ड होती है, या नॉन प्लान्ड कहना चाहिए, अनप्लान्ड की जगह इसको नॉन प्लान्ड कर लीजिए, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है,
तो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो होता है वो रूटीन में जो खर्चे नहीं होते उन्हें कहते हैं, जैसे सैनिटेशन या हेल्थ पे या डिफेंस पर या ठीक है, डिफेंस के लिए अगर पैसा देना पड़ रहा है और सडनली वॉर हो जाता है तो वॉर में फिर फंड्स को पहुंचाया जाता है, ठीक है। और वाटर सप्लाई है, अगर रेन कम हुई है किसी साल तो गवर्नमेंट को प्रॉपर वाटर सप्लाई करना है, अनप्लान्ड था, ठीक है। तो या पुलिस या जुडिशियरी है, तो ये बहुत से तमाम खर्चे होते हैं जो इमरजेंसी में भी आते हैं, तो उनको कहते हैं नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। तो बेसिकली ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ बजट है जो गवर्नमेंट बनाती है, और इसके द्वारा आप ये सारे एक्सपेंडिचर्स को समझ सकते हैं, सारे रिसिप्ट्स को समझ सकते हैं इस चार्ट के द्वारा, ठीक है। अब इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो है फिस्कल डेफिसिट या टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। अब ये गवर्नमेंट बजट तो बन गया, लेकिन साल में ज़रूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट ने सोचा है वो एग्जैक्टली वैसा ही हो। गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए किसी एक्सपेंडिचर के लिए रखे, लेकिन हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा खर्चा हो जाता होगा साल में, तो ये जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो क्या कहलाता है? डेफिसिट कहलाता है, ठीक है। व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रिसिप्ट इट इज़ अ डेफिसिट रिसिप्ट, ठीक है। तो बेसिकली डेफिसिट रिसिप्ट बहुत होती है और कई कंट्रीज इससे जूझ रही होती हैं, डेफिसिट बजट से। When expenditure is more than income, when government expenditure is more than receipts, ठीक है। तो अब ये जो डेफिसिट है वो वो उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे एक होता है रेवेन्यू, इसको भी अगर हम डिवाइड कर लें तो रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी। और प्राइमरी, ठीक है। अब एक ये समझना ज़रूरी है डेफिसिट्स के मामले में, डेफिसिट बजट, एंड यहाँ पे लिख लीजिए टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट, ठीक है। इससे भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? जो आपके खर्चे थे टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जितने आपके टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इसका सिंपल फॉर्मूला ये है, ठीक है। टोटल जितनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर हमेशा ज़्यादा होंगे तभी डेफिसिट होगा। तो यहाँ पे खर्चे जितने रेवेन्यू से हो रहे थे, टैक्स और नॉन टैक्स से हो रहे थे, उसको हम माइनस करेंगे टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट से। रिसिप्ट कौन सी थी? टैक्स एंड नॉन टैक्स, और टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये इसका फॉर्मूला हो गया। फिस्कल डेफिसिट क्या चीज़ होती है? फिस्कल डेफिसिट वो होता है कि जब एक्सेस हो जाता है खर्चा ओवर टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो ये जब हम बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, जितना खर्चा होना है, मतलब कैसे कि जितना बजट एक्सपेंडिचर होगा, इसका एक फॉर्मूला है जो हम लोग ईजीली समझ में आएगा हमको।
total budget expenditure minus FD is equal to total budget expenditure minus total budget receipt. Total budget receipt excluding borrowings. जो हमारे पास जितना भी इनकम आया है उस इनकम में से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी से लोन लिया है तो हम पहले कर्जा चुकाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा बजट में जो इनकम आई है उसमें से हम पहले बोरोइंग को हटा देंगे और फिर हमारे एक्सपेंडिचर से उस इनकम को माइनस करेंगे, तो उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर में भी सबसे पहले हमें बोरोइंग्स को हटाना होगा क्योंकि जो हमने लोन्स लिए हैं वो रीपे करने होंगे, तो उसको कहलाया जाता है फिस्कल डेफिसिट। और प्राइमरी डेफिसिट इज सिंपली फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब लोन यहाँ पे हमने बोरोइंग्स को वापस कर दिया है, इधर हम इंटरेस्ट भी पे करेंगे, तो ये हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। मतलब मोटी तौर पे इतना हमारा खर्चा है आफ्टर पेइंग बोरोइंग्स एंड योर interest payment. Okay, I hope this topic is clear to all of you. All the best for the exams, and do prepare numerical questions based on revenue and fiscal deficit and primary deficit. Thank you.